ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वक्त टीवी9 नेटवर्क से बात करने के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपिंदर हुड्डा। सर, इस बार कांग्रेस ने हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन किया। लोकसभा में अनएक्सपेक्टेड था, लोगों को अंदाजा नहीं था। विधानसभा चुनाव है, कैसा रहेगा कांग्रेस का प्रदर्शन? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और जो नतीजे आए हैं तो लोगों ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 36 बिरादरी एक होके लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हैं। आपको लगता है कि लोकसभा से बेहतर प्रदर्शन होगा? हाँ, देखो ना, पिछली बार जब 2019 के चुनाव हुए थे तो 79 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड किया था, कांग्रेस ने 10 में किया था, एक में जेजेपी ने किया था। जब थोड़े दिन के बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के तो बन गए 10 से 31 और बीजेपी के 79 से बन गए 40। तो ये साफ संकेत है ये, क्योंकि 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में जो नतीजे आए हैं, हर पार्लियामेंट क्षेत्र में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली के क्षेत्र हैं हमारे, 90 के 90 में बीजेपी का घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। सीट 46 में तो लीड ही किया अलायंस ने, इंडिया अलायंस ने। बाकी मैं बता रहा हूँ, वोट बैंक बढ़ा। तो ये संकेत होते हैं, ये एक लोगों का किस तरफ रुझान है, यही एक संकेत जो मिलता है हमारे को। तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ लोगों ने मन बना रखा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हुड्डा जी, लोगों ने मन क्यों बना रखा है? ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ 2014 के बाद कि इतना वोट शिफ्ट हो गया हरियाणा में 2024 आते आते? देखिए, लोगों ने 10 साल का कार्यकाल हमारा देखा और 10 साल के कार्यकाल ये देखा। और हरियाणा 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में हमारा प्रदेश नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। और अब इन 9.5 साल के इनकी सरकार के बाद पहले 5 साल बीजेपी की सरकार थी और 4.5 साल बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार थी। हरियाणा आज किस चीज़ में है नंबर 1? बेरोज़गारी में। आज अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स एक निकलता है, उसमें हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश बताया है। और नौकरियां जो है, इन्होंने कौशल रोजगार निगम बना रखा है। उसका काम क्या है? ठेके पे नौकरी देना, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस। मतलब जो पढ़े लिखे, जिनको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनको जो थोड़े मतलब कम उसमें एक ठेके पे रखना, जब मर्जी उसको हटा लो, जब मर्जी लगा लो। और ना तो उसमें क्या नाम रिजर्वेशन है, ना उसमें पेंशन है, ना उसमें कोई मतलब सुविधा है, ग्रेचुइटी है या कुछ भी नहीं है। तो उसका नतीजा ये निकला कि हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है आज। और उसका नतीजा आपके सामने है। तो आप अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, ठेके के। यहाँ तक का ठेका, भाई हमने तो ठेकेदारी सिस्टम ख़त्म किया था और ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। यहाँ तक कि हमारे नौजवानों को इजराइल भेजने की तैयारी करी थी इन्होंने, वहाँ भिजवा दिए। और उसमें बड़ी मुश्किल, बड़ी ज़ोर शोर से प्रचार किया, देखो हमने इजराइल में रोज़गार दिलवा दिया लड़ने के लिए वहाँ पे। तो इस प्रकार से आप स्वयं देख रहे हैं। और जहाँ तक खेल और खिलाड़ियों की बात है, हरियाणा में पोटेंशियल है खिलाड़ियों का बहुत ज़बरदस्त। जो हमारी बेटियाँ, पहलवान बेटियाँ, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे मतलब कॉमनवेल्थ हो, उनके साथ जो है क्या व्यवहार हुआ। जंतर मंतर पे उनको धरना देना पड़ा। आज तक भी उनको मतलब न्याय नहीं मिला। इसी प्रकार से जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ। वैसे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, जैसे मनु भाकर हैं, सरबजीत हैं, छा गए हैं पेरिस में। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, हमारी नीति थी पदक लाओ पद पाओ। डीएसपी भर्ती करते थे, हमने स्टेडियम भी गांव-गांव में बनाए, पोटेंशियल पैदा किया। देखो, खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रोत्साहन
और एक उसका फ्यूचर शो करना, जो खिलाड़ी पदक जाएगा। तो हमने गांव-गांव में स्टेडियम बनाए जो आज ये सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही है। और मतलब छोटी आयु में ही स्पैट सिस्टम चलाया हमने। स्पैट का मतलब जब छोटी आयु में ही पहचान की जाती थी कि किस खिलाड़ी का, किस बच्चे का किस तरफ ये है। और यही कारण था हम नशे से बचे रहे। अब तो हरियाणा में नशा आ गया, पंजाब से ज़्यादा डेथ हरियाणा में हुई है। तो ये है, मनु भाकर है, उस टाइम से मतलब बहुत उसकी परफॉर्मेंस रही। और जब वहाँ गई, वहाँ पर उसके जाने से पहले मतलब लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ द बच्चे की कॉन्फिडेंस देखो खिलाड़ी की। यहाँ मेरे पास आई और मेरे को कहा दादाजी अब के मैं मेडल लेके आऊँगी। मनु भाकर ने आपसे बोला? नहीं, उसने बोला मेरे को, वो मेरे से कह जी आशीर्वाद लेने आए हैं, वो और उसके पिताजी आए थे। और ये कहा दादाजी मैं आपके मेडल लेके आऊँगी, लेके आई। मतलब आप देखो ना, कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ में 38 गोल्ड मेडल मिले थे यहाँ जब हुआ 2010 में, जिसमें 22 अकेले हरियाणा के थे। ओलंपिक्स में अगर 6 मिले हैं तो 4 हरियाणा के। अब जो पहला मेडल आए हैं दोनों हरियाणा के, सर्वजीत और मनु भाकर। मैं वापस आपको राजनीति पे लाना चाहूँगा। आपने हरियाणा मांगे हिसाब एक कैंपेन लॉन्च की, उसमें भर्ती पे, क्राइम पे, बाकी आपने तमाम चीज़ों पे, पॉलिसीज़ पे बात की। इसमें आपको लगता है कि सबसे बड़ा फेलियर इस वक्त बीजेपी सरकार का क्या है? देखिए, बीजेपी सरकार का आप 14 का घोषणा पत्र उठा लो, 19 का उठा लो, कोई पूरा नहीं, सब वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं किया इन्होंने। और हर वक्त इससे विमुख है, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 है, अपराध में आपने बताया अनसिक्योर स्टेट हो गया, असुरक्षित प्रदेश हो गया, अपने आप को कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियाँ चल रही हैं। एक ऐसा वातावरण हो गया जैसे ये 2005 से भी पहले एक बार ऐसा ही था हरियाणा में। तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को मौका मिला, मैंने बनते ही ये कहा था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। और ऐसा ही हुआ, सब भाग गए यहाँ से। और उसके बाद 10 साल जो है एक वातावरण आया, इन्वेस्टमेंट आई। जापान की 70% जो देश में इन्वेस्टमेंट है हमारे समय में अकेले हरियाणा में थी। हुड्डा जी, जब अगर सरकार की बात करें तो संगठन की भी बात होती है। देखा जाए तो अनुशासन उनके संगठन में, बीजेपी के संगठन में ज़्यादा है। यहाँ नेता आते हैं, जाते हैं, छोड़ देते हैं, 10 साल पहले आते हैं, फिर आ जाते हैं। जो अभी रहे पार्टी में वो चुनाव के वक्त छोड़ के चले आते हैं। नहीं, आप फिर रिकॉर्ड देखो, इसके बाद जो है अभी पिछले 3-4 साल में बीजेपी से और दूसरी पार्टियों के 32 या 33 पूर्व विधायक या सांसद कांग्रेस में आए। कांग्रेस से तो कोई एक आधा गया होगा, ये कांग्रेस में आए हैं। अनुशासन में होता तो क्यों आते भाई? लोगों के जाने से फर्क पड़ता है जी, लोगों के जाने से फर्क पड़ता है हुड्डा जी? नहीं, एक माहौल तो बनता है ना, एक लोग क्यों आते हैं, लोग कांग्रेस में क्यों आते हैं, उनको एक उम्मीद जगती है भाई आपके कांग्रेस आएगी, कांग्रेस में साथ देंगे। क्यों 10 साल हमारे तोल के देखे हैं, 10 साल इनके देख लिया उन्होंने। इस 10 साल में कुछ नहीं हुआ। कोई भी, मान लो किसान है, आज किसान के परेशान, इन्होंने कहा 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत बहुत बढ़ गई। आपके सामने है, डीजल का क्या भाव था 2014 में, आज क्या भाव है, खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है। क्योंकि हरियाणा में इस पर खाद पे और इस पर कोई टैक्स, GST कुछ नहीं था कीटनाशक दवाई पे। और डीजल पे वैट जो है 9% के करीब था, अब इन्होंने वैट भी 17-18% कर दिया। और अंतर्राष्ट्रीय उस पर भी कीमत बढ़ रही है। आज कितना भाव बढ़ गया, लागत तो लगातार बढ़ रही है, हुड्डा जी, आमदनी घट रही है। कुछ राजनीतिक सवाल हैं। हरियाणा में आपने पूरा बही खाता खोल दिया सरकार का। अब आते हैं कुछ राजनीतिक सवालों पर। 15-10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल के करीब सिंपल मेजॉरिटी थी आपकी। 5 साल फिर बीजेपी की रही सिंपल मेजॉरिटी में, फिर उसके बाद समर्थन के साथ हुई। ये जो जेजेपी उभरी है, थर्ड फोर्स, आपको लगता है ये जो थर्ड फोर्स है ये विधानसभा चुनावों में रहेगी? ये तो लोकसभा में नहीं रही तो विधानसभा में कहाँ रहेगी? अब देखो ना, जो 4.5 साल तक सरकार चलाते रहे, ऐसे तो जो 2019 का इलेक्शन हुआ ना, तो जेजेपी तो
बीजेपी तो कहती थी 75 पार करेंगे हम, जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। चुनाव आया तो दोनों यार बन गए अपने स्वार्थ में, ठगबंधन हो गया। गठबंधन थोड़ा ही था, ठगबंधन था। हरियाणा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने। तो इसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में 1% वोट भी नहीं मिली इनको, 1% वोट भी नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि हरियाणा में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और विधानसभा में खास तौर पे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटुओं को वोट देने वाले नहीं है लोग। आपके हिसाब से बीजेपी ने मुख्यमंत्री क्यों बदला? है जी, मुख्यमंत्री क्यों बदला? एंटी इनकम्बेंसी होगी, इस बात से बदल दिया। ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे, लोगों ने फैसला करा इनको ही बदलना है। अच्छा, अगर आपको सरकार चलाने का मौका मिलता है थर्ड टेन्योर, तो 3 चीज़ें क्या करेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं करूँगा कि कानून व्यवस्था ठीक करूँगा, और नशा, मतलब बदमाशों को नशे को नहीं रहने देंगे हम, क्योंकि नशे से बड़ा भारी युवा शक्ति का नुकसान हो रहा है। तीसरा, जो बेरोजगारी है, एक माहौल बनाएंगे प्रदेश में ताकि इन्वेस्टमेंट आए। एक चीज़ पूछना चाहूंगा, नशे को कैसे और रोकेंगे? हर जगह ठेके हैं हरियाणा 2 में। लाख जो पक्की नौकरी खाली पड़ी है ना, उनको लगाएंगे, नौकरी लगाएंगे, पक्की नौकरी देंगे, और एक माहौल प्रदेश में बदलेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके। अब हमने IMT बनाए, इन्होंने आगे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आई। भाई आएगी इन्वेस्टमेंट, आएगी जब तो रोज़गार के जो वो उपलब्ध कराएंगे हम, उनका एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। हर जगह जो अल्कोहल के ठेके हैं स्टेट में, उसका क्या करेंगे? नहीं, वो तो नीति है जी। मतलब कई दफ़ा गांव वाले आते हैं, कई दफ़ा स्कूल के पास खोले, वो नहीं खोल सकते, खोलते हैं। मतलब टाइटली इन्फोर्स करेंगे उस नियम को? हाँ बिल्कुल। आप एक चीज़ बताइए कि अग्निवीर को आप लोगों ने मुद्दा बनाया, लोकसभा में मुद्दा बनाया, राहुल गांधी ने पहले सवाल में, आप नशे का मतलब ये ठेके से नहीं है। नशा जो ड्रग अब्यूज़ है ना, जो सिरिंजें आ गई गाँव में, चिट्टा सिरिंजें, मतलब सिंथेटिक ड्रग्स, उससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। हरियाणा में पंजाब से ज़्यादा डेथ हुई है उससे। एक नशा, खाली आप तो अल्कोहल का देख रहे हो ना, अल्कोहल के नशे की बात नहीं है, नशा मिसयूज ऑफ ड्रग्स। आप कह रहे हैं कि हरियाणा में ड्रग इशू हो गया है? हो गया, जब भी तो डेथ हुई है। ये मेरा थोड़ा, ये तो रिकॉर्ड की बात है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे थे पहले नहीं था। मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो अग्निवीर का मुद्दा है, तमाम बीजेपी शासित सरकारों ने नियम बदले हैं, आप लोगों ने इस पे चुनाव लड़ा, आपको लगता है कि अग्निवीर का मुद्दा जीवंत रहेगा असेंबली में या खत्म हो गया? बिल्कुल अग्निवीर का जो, चाहे कितने इन्होंने वो बदली हों, अग्निवीर जो है ना तो युवाओं के हित में है, समझे नहीं। 4 साल में घर आ जाए आदमी, अब कहेंगे रिजर्वेशन तो एक सर्विस उनकी है ही, कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन उसको क्या लाभ है? हरियाणा को सबसे ज़्यादा नुकसान अग्निवीर से है जो ये मिला है, क्योंकि हर साल 5000 भर्ती होती थी। देखिए, हरियाणा की जनसंख्या 2% है देश की, लेकिन हर 10वां फौजी हरियाणा से है। एवरी 10 सोल्जर इज़ फ्रॉम हरियाणा। तो उस हिसाब से 5000 के करीब हर साल भर्ती होते थे। अब के अग्निवीर के वो आने के बाद 250 रह गई भर्ती, 250 या 300, मतलब बहुत कम हो गया। और ये लोगों में बड़ा भारी रिजेंटमेंट है इस बात का, क्योंकि ना तो उसकी पेंशन है, ना फैमिली पेंशन है, ना और सुविधा है। 4 साल के बाद घर आ जाओ, ना उसको वो शहीदी का दर्जा है। आपको लगता है ग्रामीण इलाकों में एक मसला है अग्निवीर वाला? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। ये तो एक किस्म से ठेका हो गया, 4 साल का करो भाई ट्रेनिंग। मैं सैनिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आपने तो सरकार चलाई है। नहीं, सरकार चलाई तो छोड़ो, पेंशन एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। सरकार चलाई छोड़ो, मैं सैनिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। मेरे स्कूल के कम से कम नहीं तो 28-30 जनरल हो गए आज, कोई रिटायर है, कोई सर्विस में है। और तकरीबन सबसे बात हुई, सारे फौज वाले इससे नाराज हैं, सब इस बात को कह रहे हैं बड़ा गलत फैसला है सरकार का, इसको विड्रॉ करना चाहिए। लेकिन फिर पेंशन का तो दबाव होता है, ये भी हाँ, तो वो तो मानते हैं। और क्या भाई, पेंशन नहीं देख, शिक्षा है। बच्चा फौज, पहले हमारे यहाँ फौज में जाता था तो निश्चिंत हो जाता था परिवार कि जाएगा, इसके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी जहाँ भी पोस्टिंग होगी। अब वो भी नहीं, माँ बाप का कोई नहीं, ना उसकी पेंशन। देखिए, मैं तो इस बात से बहुत
हूँ, बार बार सरकार से आग्रह करता हूँ इसको वापस लेना चाहिए। अच्छा हुड्डा जी, एक चीज़ बताइए, आपकी पार्टी बार बार संसद में कास्ट सेंसस पे जोर दे रही है। कास्ट सेंसस क्या सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस का आज? नहीं, एक मुद्दा है सबसे बड़ा, तो मतलब बेरोजगारी भी है और भी मुद्दे हैं, महंगाई भी है, लेकिन ये भी एक मुद्दा है कि कास्ट सेंसस का मतलब ये है जो वंचित हैं, जिनको जिसका हक मिलना चाहिए वो हक मिलना चाहिए, और कोई मतलब नहीं है कास्ट सेंसस का। ये है जिसका जो हक है वो उसको उतना हक मिले जनसंख्या के आधार पे। लेकिन हुड्डा जी, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था SC ST में सब कैटेगराइजेशन का, तो ऐसे तो सब कैटेगराइजेशन हर जगह हो सकता है। नहीं, वो तो पहले से फैसला था ना, ये फैसला पहले से था, मतलब हरियाणा में पहले से था जैसे, लेकिन कोर्ट से स्टे चल रहा था, वो अब इन्होंने फाइनल किया, कर सकते हैं। आज आपकी पार्टी 99 MPs के साथ लोकसभा में, पर कई जगह हुड्डा जी, आप तो कई दशकों से कांग्रेस में हैं, कई जगह आपकी पार्टी का खाता नहीं खुला, ये ऐसा कैसे हो गया? मतलब मध्य प्रदेश है जैसे, वो 0 हो गया, गुजरात में 1 सीट मिली। मैं आपसे एक राष्ट्रीय सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है कि जहाँ सरकारें चलाई हैं? नहीं, चिंता का विषय है, पर ये आप दूसरी तरफ नहीं देख रहे, जहाँ खाता था ही नहीं, हरियाणा में 0 थी, 5 सीट आ गई, राजस्थान में कितनी सीट आ गई, यूपी में 2-3 सीट थे, आज कितनी सीट आ गई, ये भी तो देखो आप, ये भी देखो ना आप। खाली एक मध्य प्रदेश का आपने नाम ले दिया, या गुजरात में पहले भी नहीं थी, राजस्थान में भी नहीं थी एक भी, अब कितनी आ गई। तो ये आप देख रहे हैं जो अपसर्ज हुआ है कांग्रेस का। विधानसभा इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर हमेशा परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं, आप लोगों की तोड़ क्या होगी? चेहरा तो आप हैं कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में। चेहरा तो खैर लोग होते हैं, लोग जिसको फैसला करते हैं, लेकिन परिवारवाद का मतलब मैं समझ में आया, वो तो उनकी डेफिनेशन होगी। अब मान लो मेरा परिवार है, मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे बाप स्वतंत्रता सेनानी, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने दोनों ने देश की सेवा करी, मैंने करी, दीपेंद्र करा, इस बात का मेरे को गर्व है। भाई मैं जिस काम के लिए मेरे बाप ने संस्कार दिए हैं कि जन सेवा करो, वो मैंने करी, तो मैं आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली। एवरीबॉडी शुड बी प्राउड ऑफ हिज फैमिली, जो अच्छे काम करें। जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई थी दिल्ली में सेंट्रल हॉल में, उस पर सोनिया गांधी ने एक चीज़ बोली थी कि ये जो असेंबली के चुनाव हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मोमेंटम बना रहना चाहिए, मतलब जो लोकसभा की जीत है वो फुस ना हो जाए, यहाँ के मोमेंटम बना रहना चाहिए। तो क्या हरियाणा वो मोमेंटम बना के रखेगा? मोमेंटम बनाए ना, हरियाणा मांगे हिसाब, उसी का पार्ट है। और अब जल्दी मैं और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूरे प्रदेश के दौरे पर जाएंगे हर असेंबली सेशन में, और उससे पहले हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाया, घर घर हर घर कांग्रेस का कार्यक्रम चलाया, बहुत सारे कांग्रेस चले। मोमेंटम रखने के लिए तो प्रोग्राम बनाए जाते हैं। क्या मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर फेस से बात कर रहा हूँ? देखिए, ये तो हरियाणा आपको पता है कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी में विधायक और हाईकमांड फैसला करते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा। हाँ, अगर विधायक और कांग्रेस हाईकमांड मेरे को कहेंगे सेवा करेंगे तो करेंगे, नहीं तो जिसको करेंगे कर देंगे। और हुड्डा जी, अंततः आपके 10 साल और बीजेपी के 10 साल, इन 10 साल में बड़े फर्क क्या है? देखिए, 5 साल पहले बीजेपी के रहे, 4.5 साल रहे गठबंधन के। इनके फ़र्क ये है कि इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। देखिए, मेट्रो, एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया हमने, 81 किलोमीटर मेट्रो लगाई, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बहादुरगढ़, और इस 9.5 साल में एक भी मेट्रो नहीं लगा। 250 किलोमीटर हमने रेलवे लाइन या बनाई या मंजूर कराई, इन्होंने 1 इंच नहीं कराई। हमने 4 बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट लगाए कि बिजली बड़ी समस्या थी, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, इन्होंने 1 यूनिट नहीं बनाई। जो 850 मेगावाट का जो पहले से सैंक्शन था थर्मल प्लांट, एक और ऐड होना था यमुनानगर में, वो भी नहीं किया। और शिक्षा जो हमने शिक्षा हब बनाया, देश का कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो हरियाणा में नहीं आया हमारे समय में। देखिए, एक पूरे हरियाणा में घूम जाओ, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनाया हमने, कुरुक्षेत्र में
देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बनाया। करनाल में कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया। सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई। डॉक्टर अंबेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। और मुरथल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसको यूनिवर्सिटी बनाया। और महिला यूनिवर्सिटी बनाई भगत फूल सिंह के नाम से। और देश का पहला, देश की आज़ादी से पहले भी और अब भी, देश की आज़ादी से पहले एक इरविन कॉलेज था जो केवल महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज था। दूसरा कानपुर में केवल महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज बनाया। फिर आप आ जाओ इधर इसमें सोनीपत में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाई। फूड टेक्नोलॉजी के वो बनाए, नेशनल इंस्टीट्यूट निफ्टम जिसको कहते हैं। और फिर आप आ जाओ फरीदाबाद में, वहाँ मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। YMCA यूनिवर्सिटी हमने बनाई। मेवात में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। और यहाँ पे गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का नींव का पत्थर डॉक्टर मनमोहन सिंह से रखवाया, जो अब आगे प्रोग्रेस नहीं हुई, इन्होंने किया नहीं। और रेवाड़ी में इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल हमने बनाया। झज्जर में एम्स, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और 10 सुपर स्पेशलिटी के वो बनाए हमने, जो आगे नहीं रहे। और आप आ जाओ रोहतक में IIM और विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी। और आपका आ जाओ महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली में, जहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, सब कुछ बनेगा। फिर आप आ जाओ जींद, जो रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी। एक मिनट, आप चले जाओ भिवानी, चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी है मेडिकल कॉलेज। हिसार चले जाओ, लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी। सिरसा में चले जाओ, चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों की यूनिवर्सिटी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर बनाया। आपने मेवात का नाम लिया, आप ये बताइए कि मेवात में पिछले 8-9 साल से इतनी कम्युनल डिसहार्मनी क्यों हो गई है? नहीं, 8-9 साल से नहीं हुई, एक बार हुई थी वहाँ। कभी अब कम्युनल डिसहार्मनी नहीं हुई, सरकार की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन फिर भी लोगों ने भाईचारा बनाए रखा। मेवात का भाईचारा सबसे तगड़ा है। कभी जब पार्टीशन हुआ था देश का, जब भी वहाँ वो नहीं हुई, और जगह मारकाट हुई, यहाँ नहीं हुई। यहाँ भाईचारा स्ट्रांग है। अच्छा, तो आप बता रहे थे, तो मतलब ये हम कहीं भी आप जाओ, फतेहाबाद में न्यूक्लियर हमने पावर प्लांट लगाया, 4, इन्होंने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की। कोई भी आप फील्ड लो, कहीं भी कामयाबी नहीं। ये एक इंस्टीट्यूट का नाम बता दें, इन्हें कहा बनते ही कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कौन सा बना भाई? एक एम्स का नींव का पत्थर लगवाया अभी इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री से, पता नहीं 10 साल में 20 साल में बनेगा। तो कोई उपलब्धि नहीं है। तो इस वास्ते लोग देख चुके हैं ये कि भाई उपलब्धि किसकी है 10 साल में। आप इनसे पूछ लेना, कोई आपका आया तो भाई तुम उपलब्धि बता दो, कोई राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट लेके आए हो, एक भी बता दें। तो ये अंतर भाई साहब, मतलब शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य, यही तो मुख्य चीज़ें सरकार के काम के। अब मतलब अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, ये परिस्थिति कर दी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत।